हिमाचल प्रदेश में ऐसी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें कभी नहीं आई होंगी। ये हालात आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस पार्टी के होने वाले हैं। पहले एक विधानसभा क्षेत्र में एक मंडल हुआ करता था और एक मंडल हुआ करता था तो एक मंडल का अध्यक्ष होता था, 2 महामंत्री होते थे। और 1998 के पश्चात एक सैद्धांतिक फैसला हमने लिया था। उस वक्त मैं विधायक बना तो उस वक्त मैं मंडल का अध्यक्ष था कि विधायक इस इलाके से बन गया तो बाली चौकी बेल्ट से मंडल का अध्यक्ष बनेगा। और इस परंपरा को जब एक बार हमने घोषणा की थी, उसके बाद उस 200 रुपये लगने, ठीक बाद में कर लेना बात भाई। एक बार घोषणा करने के बाद हमने उस व्यवस्था का अक्षरशः पालन किया। आप सबके आशीर्वाद से मैं यहां से विधायक बनता रहा। आप सबके आशीर्वाद और समर्थन सहयोग से मैं 6ठी बार यहां का विधायक बना। तो इस बीच में जितनी बार भी मंडल के अध्यक्ष बने तो हमने मंडल का अध्यक्ष हमेशा बाली चौकी क्षेत्र से दिया, ताकि क्षेत्र का संतुलन भी और उसके साथ साथ में हम सब मिल करके काम करें। जैसे मेरे साथियों ने कहा कि अब पार्टी ने विचार किया कि कुछ यहां ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार रिपीट हो रही है 20-20 साल से, 25-25 साल से। वहां संगठन में काम करने की पद्धति क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं, तो उसमें एक बात यह भी आई कि ज्यादा कार्यकर्ताओं को संगठन का दायित्व दे करके ज्यादा लोगों से काम लेने का वहां पर जो है वो एक परंपरा को शुरू किया है। एक विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल हैं, 4 मंडल हैं, 5 मंडल भी है, 6 मंडल भी है। तो पार्टी की ओर से केंद्र से हमको सुझाव आया कि हिमाचल प्रदेश में भी इस व्यवस्था को हमको शुरू करना चाहिए। भले ही हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में हमारे विधानसभा क्षेत्र छोटे होते हैं, लेकिन यहां की भौगोलिक परिस्थितियां हमारी ऐसी हैं, जिन भौगोलिक परिस्थितियों में एक जगह हम सभी कार्यकर्ताओं को अगर बैठना हो, मिलना हो तो बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक इलाका यहां पड़ता है, दूसरा इलाका 200 किलोमीटर की दूरी पर है, दूसरा छोर। फिर यह तय हुआ कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में भी एक विधानसभा क्षेत्र में 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल और कुछ जगह आवश्यक होगा तो 5 मंडल भी बनाएंगे। और उस दृष्टि से जब हम बैठे अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में क्या करना चाहिए, कितने मंडल होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो विचार करने के बाद एक फैसला हुआ कि सराज विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए 3 मंडल यहां पर करने चाहिए। एक मंडल हमारा जंजैहली का, जहां आज ये कार्यक्रम है। एक मंडल हमारा थुनाग के नाम से हुआ, हमने नाम मंडल के सराज रखा है, सराज मंडल जंजैहली, सराज मंडल थुनाग और सराज मंडल बाली चौकी, क्योंकि सराज हमारे विधानसभा क्षेत्र का नाम है। तो 3 मंडल हमने यहां पर बनाए हैं। और आज मैं यहां पर देख रहा हूं कि मैं कह रहा था कि पहले एक मंडल का अध्यक्ष होता था, 2 महामंत्री होते थे, और आज 3 मंडल के अध्यक्ष मंच पर बैठे हैं। महामंत्री की संख्या 6 हो गई और उपाध्यक्ष की संख्या 12 हो गई और सचिव की संख्या 15 हो गई। 5 दिए 15 हो गई। और उसी तरह से 3 कोषाध्यक्ष हो गए, मीडिया के और बाकी जो दायित्व है इसी प्रकार से और भी हो गया।
यानी कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिला, उनकी पहचान, इसलिए मैं आज यहां पर सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में सभी का परिचय, पदाधिकारियों का परिचय, ताकि आप सबका परिचय उन लोगों से हो कि बाली चौकी का अध्यक्ष कौन है, बाली चौकी का महामंत्री कौन है, बाली चौकी के उपाध्यक्ष कौन है। यह परिचय होना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि ये इस व्यवस्था के अनुरूप जो है हम आगे बढ़ करके अब और ज्यादा बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में हो पाएंगे। अभी तीनों मंडल के अध्यक्षों ने अपना वृत्त आप सबके सामने दिया, और मैं इस बात को देख रहा था जब हम मंडल शायद जो है वो सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची हाथ खड़े कर रहे थे, खड़े होकर के आप लोग संख्या कम भी थी, चाहे उसके बावजूद भी कह रहे थे नहीं हमारे इतने आए। जब प्रतिस्पर्धा किस काम में होती है तो स्वाभाविक रूप से वो आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करती है। और मैं देख रहा था कि तीनों मंडल के अध्यक्ष आपस में यहां पर बहस कर रहे थे, नहीं इतने मेरे इतने आए हैं, दूसरा बोलता मेरे इतने आए हैं, तीसरा बोल रहा था मेरे इतने आए। और आने वाले समय में जब वोट की बात भी आएगी तो वोट भी ऐसे ही गिने जाएंगे, फिर आपके कितने आए, उसके कितने आए और उसके कितने आए, ये भी आप मान करके चलिए। लेकिन मैं तीनों मंडलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस बात को समझता हूं कि आजकल शादियों का दौर है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी हमारे 438 जो सक्रिय सदस्य हैं उसमें से 300 से ज्यादा सदस्य, सक्रिय सदस्य तीनों मंडलों से यहां पर उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यानी कि कुल मिलाकर के ये उपस्थिति मैं देख रहा हूं कि लगभग 70% से ऊपर जा रही है। ये अच्छी बात है, और इसी काम के लिए 3 मंडल बनाए हैं ताकि आपस में आपकी प्रतिस्पर्धा हो। तो प्रतिस्पर्धा का अभिप्राय ये नहीं है कि छिंज खेलनी है हमने कि भी जाकर के एक दूसरे को, हम अपने अपने मंडल में बेहतर परफॉर्म करें, अच्छा काम करें, अच्छा प्रदर्शन करें, इस बात को सुनिश्चित करने का जिम्मा सबके ऊपर है। अब जहां तक मंडल में सक्रिय सदस्य हैं, कुछ एक साथी यहां पर ऐसे हैं कि कार्यकर्ता बहुत अच्छा है लेकिन वो सक्रिय सदस्यता में सदस्य नहीं है। इसका अभिप्राय यही नहीं कि वो किसी काम के नहीं रहे। बहुत से कार्यकर्ता यहां पर ऐसे थे कि जो हमने पदाधिकारी खड़े किए तो उसमें से स्वाभाविक रूप से पद तो थोड़े लोगों को दे सकते हैं। ये तो शुक्र है 3 मंडल बन गए, कुछ ज्यादा बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या ऐसी है जो बिना पद के है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो पद पर नहीं है, दायित्व पर नहीं है तो वो किसी काम के नहीं रहे, ऐसा नहीं है, वो भी काम के हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होता है वही काम का होता है। कार्यकर्ता के नाते आप सब हैं, और यही नहीं, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या हमारी जो कार्यकर्ताओं की है, उन सबके जिम्मे काम है। बूथ का अध्यक्ष है, बीएलए है, बूथ का पालक है, ग्राम केंद्र का अध्यक्ष है, ग्राम केंद्र के पदाधिकारी है, युवा मोर्चा के हैं, ओबीसी के हैं, एससी मोर्चा के हैं, महिला मोर्चा के हैं, सब है, हम सब कार्यकर्ता है। और उस दृष्टि से मैं किसी राजनीतिक दृष्टि से एक जगह हूं, आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक हूं, पार्टी के आशीर्वाद से मैं विधायक के साथ साथ मैं प्रदेश में विपक्ष का नेता हूं, लेकिन उसके बावजूद हूं तो मैं भी कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता के नाते मुझे भी जो जिम्मा दिया जाता है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, तो मैं उसी तरह से काम को करता जो पार्टी की ओर से एक कार्यकर्ता के नाते हमारे जिम्मे लगाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई इस बात को लेकर के अपने मन में बोझ नहीं रखे। कुछ लोगों को सक्रिय बना दिया, कुछ लोगों को पदाधिकारी बना दिया, कुछ लोगों को ग्राम केंद्र का अध्यक्ष बना दिया, कुछ लोगों को मोर्चे का बना दिया, कुछ का बूथ का बना दिया। हम तो उसमें भी नहीं है। इसका
कभी भी इस तरह से सोचने का विषय ही नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता, मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो वो कार्यकर्ता के बलबूते बनी है। आप सबके साथ इसलिए कार्यकर्ता का महत्व होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण इस चीज को है। इसलिए और कोई जो पदाधिकारी बन गया है, जो दायित्व पर आ भी गया है, कभी भी इस बात का आभास हमारे कार्यकर्ता को ना कराएं कि मैं पदाधिकारी हूं, मैं महामंत्री हूं, मैं मंडल का अध्यक्ष हूं, मैं जिला का पदाधिकारी हूं, मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूं, मेरे सामने तुम क्या है। ये आभास कभी नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता का सम्मान कार्यकर्ता की वजह से हम हैं। अगर आप भी पदाधिकारी हैं, आप भी किसी अगर दायित्व पर हैं, तो कार्यकर्ता की वजह से है। तो इसलिए कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए। 3 मंडल है, हम अलग अलग हुए हैं, इस तरह से एक भाव आया था कुछ वक्त पहले, कहने लगा ये गलत हो रहा है। कुछ एक साथियों ने हमको व्हाट्सएप में भी कहा कि ये जो 3 मंडल बन रहे हैं ये उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि हम मिलेंगे कब बोलते, पहले हम मिलकर के काम करते थे, इकट्ठा होकर के काम करते थे। चाहे कार्यकर्ता बाली चौकी का है, चाहे कार्यकर्ता जंजैहली का है, चाहे कार्यकर्ता हमारा थुनाग का है, बक्सयार्ड का है, चाहे लोअर बेल्ट का है, चाहे हमारा कलनी का है, बागा चुनौकी का है, कहीं का भी। लेकिन मैं आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ठीक है, काम करने की रिपोर्टिंग मंडल वाइज होगी, लेकिन उसके बावजूद हम कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। इसलिए ये मिलने का कार्यक्रम आज हमने सामूहिक रूप से एक बार यहां पर किया। ये कार्यक्रम हमारे आने वाले समय पर होते रहेंगे। आज सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक है, सम्मेलन है। आने वाले समय में सराज विधानसभा क्षेत्र के बूथ के अध्यक्षों की बैठक कार्यक्रम करेंगे, बूथ के अध्यक्षों के साथ बूथ पालकों की करेंगे, ग्राम केंद्र के अध्यक्षों की करेंगे। तो ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। इसलिए आप इस बात को ना बोझ बनाए अपने दिल दिमाग पर कि हम अलग अलग हो गए, हम जुदा हो गए। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये भाव हमेशा रहेगा और क्षेत्रवाद के आधार पर कभी भी हमने ना पहले बात की, ना आज बात होगी, ना आगे बात करने की बात है। अब जहां तक बात आती है कि सक्रिय कार्यकर्ता और उसके साथ साथ आप जो प्रमुख कार्यकर्ता है, सबके जिम्मे काम लगेगा, क्योंकि पार्टी की ओर से काम इतना ज्यादा दिया जा रहा है। वो 2, 4, 6 आदमी या 10 आदमी, 15 आदमी नहीं कर सकते, उसमें हजारों हाथ चाहिए। और तभी संभव है जब हम सब कार्यकर्ताओं को काम देंगे। यहां रिपोर्ट कर रहे थे कि मन की बात सुनी, तो तभी संभव हो पाएगी जब सब कार्यकर्ता उसको अपने अपने पोलिंग बूथ पर उसको प्रभावी ढंग से उस मन की बात को कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उसको देखेंगे। अभी पार्टी का स्थापना दिवस हुआ 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर में झंडा लगा करके, अपने घर में झंडा लगा करके, अपने साथी के घर में झंडा लगा करके तब जाकर के संभव हो पाए। काम अल्टीमेटली जो होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में आप सबके ऊपर जिम्मेवारी होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वे कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेवारी, हाँ, व्यवस्था के अनुसार जो जिम्मेवारी जिनके पास है उनको कोऑर्डिनेट करना है। शिमला जा रहे हैं रैली में, कितने मंडल से आएंगे, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, वो जिम्मा होगा, लेकिन आएंगे कौन, कार्यकर्ता। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व हमारे अगर यहां पार्टी के अंदर है तो वो कार्यकर्ता का है। इस बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आप सबके बीच में इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं हमेशा कहा भी, मैंने पहले भी कहा है कि सराज विधानसभा क्षेत्र
जो एक बार एक दौर में बहुत कठिन था हमारे लिए, बहुत विकट था, क्योंकि जमाने थी जब्त होती थी। लेकिन आज आप सबके सहयोग और समर्थन से सराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में से सबसे मजबूत गढ़ के रूप में कह सकता हूं, मैं सबसे मजबूत गढ़ के रूप में, सब मजबूत संगठन के रूप में हमारे बीच में हमारे विपक्ष के कार्यकर्ता, जो हमारे कांग्रेसी नेता यहां पर भले ही सत्ता में हैं, सत्ता में रह करके वो उछल कूद तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सराज में रोकना कठिन काम है, मुश्किल काम है। इसलिए उनके नेता जाकर के डेपुटेशन लेकर के शिमला पहुंचते हैं कि पहाड़ के साथ टक्कर है। अगर ये पहाड़ के साथ टक्कर करने की परिस्थिति अगर पैदा की है तो उसके लिए सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। आपने जिस विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं था, आज उस विधानसभा क्षेत्र में सब कुछ है। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के साथ नेतृत्व है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज हमारे कांग्रेस की हालत पूरे देश भर में हालात देख रहे हैं। मैं सुबह से समाचार देख रहा था, समाचार पढ़ रहा था कि वाड्रा के ऊपर जो है ईडी का मामला वो चल पड़ा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसमें हमारा किया हुआ कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए का घपला है तो वो रिकॉर्डेड है, वो कोई चोरी छुपा नहीं है। और मैं तो हैरान हूं, जिस अखबार का जिक्र कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड, सुना है आप लोगों ने पढ़ी कभी खबर? कोई आपके पास कोई कॉपी आई उसकी? कभी नहीं आई होगी। 15 दिन में एक कॉपी उसकी छपती है और कांग्रेस के यहां सर्कुलेट करते हैं नेशनल हेराल्ड को। और हिमाचल प्रदेश में मुझे मालूम नहीं 4 कॉपी 5 कॉपी आती होंगी, किसी को आती होंगी तो आती होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनको जो ऐड दी है सरकारी खजाने से, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऐड जो है, जिसकी एक कॉपी हिमाचल प्रदेश में नहीं आती है, उस पेपर को दे दिया है, क्योंकि वो कांग्रेस का है। क्योंकि वो गांधी परिवार का है। और गांधी परिवार के उस अखबार को 2 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार, जहां महीने की कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल है, पेंशन को पेंशन देना मुश्किल है, जहां ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, सहारा योजना बंद कर दी, हिम केयर बंद कर दी, लेकिन गांधी परिवार को जरूरत थी है उनके लिए 2 करोड़ रुपए की ऐड जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के माध्यम से जारी की गई और 2 साल के कार्यकाल में की गई। आप कल्पना करिए। हाँ, अगर समाचार पत्र पंजाब केसरी होता है, हमें समझ में आता है, अमर उजाला होता है, दैनिक जागरण होता है, दिव्य हिमाचल होता है, दस्तक होता है, ट्रिब्यून होता है, इंडियन एक्सप्रेस होता है, वो सर्कुलेट होता है, लाखों की तादाद में होता है। जिसकी एक कॉपी हिमाचल में नहीं आती, उसको 2 करोड़ रुपए दे दिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो भाई, तो जांच तो होगी ही। और इस सारी चीज के लिए ये नहीं जांच का विषय है कि हिमाचल ने 2 करोड़ दिया। जो पैसा दिया गया था वो उनके निजी अकाउंट में डाल दिया गया। और उसके वो मालिक बन गए। वो मामला ऐसा नहीं है कि भाई वो 200 करोड़ का 100 करोड़ का वो
कई 100 करोड़ का मामला है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस को परेशानी तो होगी। अभी लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में जब उनको मालूम पड़ा कि यार ये भारतीय जनता पार्टी तो एक एक चीज को लेकर के हमसे छीन रही है। महात्मा गांधी के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में जो काम किया, उनके उस योगदान को उसके मुताबिक जो है उनकी पहचान बनाने के लिए जिस तरह से काम किया, तो गांधी के बारे में बोलना छोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने इस भारत को एकजुट किया, 562 रियासतों को मिलाकर के भारत बना है, और देश के पहले गृह मंत्री के नाते उस काम को उन्होंने किया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना करके लगा दी, तो उनको लगा ये सरदार पटेल जी भी हमारे हाथ से निकल गए। फिर कहा कि अब हमको अंबेडकर को नहीं अपने हाथ से जाना देना है। अरे आपने कितना जलील किया उस व्यक्ति को जिसने जिस भारत का संविधान को हाथ में लेकर के आप लोकसभा में शपथ ग्रहण के लिए जा रहे हैं, और हाथ में संविधान खतरे में है, संविधान की कॉपी लेकर के चले गए। आपने जीते जी तो उनको जलील किया ही किया, मरने के बाद भी कसर नहीं छोड़ी। आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर क्यों चले गए? मंत्रिमंडल को छोड़ करके क्यों चले गए? यह इतिहास का हिस्सा है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि धारा 370 की जरूरत नहीं है, यह मुस्लिम के प्रति आपका प्यार इस तरह का ये उचित नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो समाज के उस वर्ग के लिए करिए जो वंचित है, जो शोषित है, जो अनुसूचित जाति का वर्ग है, उसके लिए काम करो। लेकिन नेहरू ने उनको छोड़ करके एक समुदाय को पकड़ा क्योंकि उसका वोट पक्का करना था। हमने धारा 370 इस कारण से हुई। और आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्वर्ग में होंगे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति होगी, क्योंकि धारा 370 का विरोध जिन्होंने लोकसभा के अंदर किया था, संविधान बनाते बार भी विरोध किया था, और जबरदस्ती उस हालात में उनको जो है सारा करना पड़ा था, तब भी उनने कहा था कि ये उचित नहीं है, ये गलत है। आज वो धारा 370 समाप्त हुई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने की, तो निश्चित रूप से हमने डॉक्टर अंबेडकर जी की भावनाओं का सम्मान किया। इस बात को कैसे भूल सकता है ये देश? जब 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े। नेहरू जी ने उनका विरोध किया, उनका हराने का इंतजाम किया। उसके बाद 1954 में दूसरा उपचुनाव उन्होंने लोकसभा का लड़ा, और लोकसभा का उपचुनाव लड़ने के नेहरू जी 2 बार उपचुनाव में बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए उनकी क्षेत्र में जाकर के उनके खिलाफ सभा करने के लिए, जनसभा करने के लिए गए और प्रचार किया। आप बोल रहे हैं, आप हमको इस बात को समझा रहे हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कहां? दिल्ली में हुई, और दिल्ली के बाद उनके शव को मुंबई ले जाना था, तो परिवार के सब लोगों ने उनके शव को ले जाने का इंतजाम किया। जहाज का किराया भी उनकी परिवार के लोगों ने दिया। जो आदमी देश को संविधान दे करके गए, उनके लिए इतना भी कांग्रेस ने उचित नहीं समझा। जो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, उनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया, लेकिन भारत का संविधान जिस डॉक्टर अंबेडकर ने बना करके दिया, उनको ना पद्मश्री ना भारत रत्न कोई सम्मान नहीं दिया। उनको सम्मान तब मिला जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की गठबंधन की सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने,
अटल जी आडवाणी जी ने विशेष तौर से आग्रह किया कि भारत रत्न का सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देना चाहिए, तब जाकर के भीमराव अंबेडकर को जो है वो ये सम्मान भारत रत्न का दिया गया। क्यों नहीं दिया? कांग्रेस तो लंबे समय से सत्ता में थी। जीते हैं, अब की बार बोल रहे हैं कि 40,000 पार करेंगे। क्या बुरा किया? हमेशा किसी राजनीतिक दल को अपने सामने एक लक्ष्य रखना पड़ता है, यहां पहुंचना है हमको। लेकिन उसका प्रचार ये किया गया 400 पार इसलिए कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी थी संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों बातों का जिक्र है। दिल्ली में जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई, उसको स्मारक नहीं बना पाए। स्मारक तब बना जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ढूंढा किस परिवार में, किस घर में डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, उसको जो है एक्वायर किया, खरीदा सरकार ने। 5 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर जो है अंबेडकर के स्मारक बनाया। और उसके बाद आगे बढ़ करके जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी उनके पास गए कि स्मारक हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इसमें जो है 10 करोड़ रुपए आप पैसा दीजिए। 10 करोड़ रुपए से हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक बना है उसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा, जिस व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान देश के लिए है, आप 10 करोड़ नहीं, मैं 100 करोड़ देता हूं। आज वो भव्य स्मारक वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वहां पर दिल्ली में बना। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उसके अलावा और उन्होंने कहा ये नहीं, इससे और ज्यादा, जहां भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक के साथ साथ में उनके नाम से डॉक्टर भीमराव रिसर्च सेंटर भी बनना चाहिए। 200 करोड़ रुपए उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और भव्य जो है वो रिसर्च सेंटर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बना। आज हमको बातें सुनाते हैं, हमें कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि अंबेडकर जी, ये संविधान हमारा बनाया हुआ, ये संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी हमारे। आपने तो जीते जी उनको जलील किया। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, ये इतिहास का हिस्सा है। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने वो, और वो चाहते नहीं थे कि वो सदस्य भी बने। उसमें गांधी जी की भूमिका रही, और उसके साथ साथ उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट थी, और उस गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि एक सबसे योग्य व्यक्ति जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो गरीबी के इस दौर में से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा है, ये काम उनको देना चाहिए। भारत की परिस्थिति क्या है, भारत की परिस्थिति के अलावा और भी सारी चीजों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उचित नाम है संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए। ये सच्चाई, ये सारी चीजों को मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये हमारे जिम्मे पार्टी की ओर से जिम्मे लगा है कि सच्चाई जमीन तक पहुंचनी चाहिए, नीचे तक पहुंचनी चाहिए। ये कांग्रेस वाले ठेका लेकर के ये आजादी हमने दी, ये संविधान हमने बनाया, ये भारत हमने बनाया। ना संविधान उनकी देन है, ना ये भारत, स्वतंत्र भारत उनकी देन है। इस स्वतंत्र भारत के लिए कितने लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं, जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। हां, कांग्रेस सफल हुई उसके बाद लंबे समय तक सत्ता में रहने के लिए। इन सारी बातों का जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा विषय, लेकिन आज मित्रों मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का आधा कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और 2.5 साल के कार्यकाल में आप हालात देख रहे हैं, क्या हालात बने हैं। यहां आप लोग कह रहे हैं, मैं पहली बार आज तक के 28 साल के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो है अनुभव के हिसाब से मैं पहली बार देख रहा हूं ठेकेदार लोग जो है वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने
हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया, जिसके जिम्मे सड़क लगी थी सड़क बना के दी, जिसके जिम्मे जिसको पुल का टेंडर मिला था उसने पुल बना करके दिया, जिसके जिम्मे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का काम था उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना करके दे दी। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? कांग्रेस के शासन में ये हुआ कि उनकी मशीनें उठा करके, उनके ट्रक टिपर जा करके शटरिंग उठा करके बैंक बढ़ ले गए, क्योंकि पैसा उनको 3 साल से दे नहीं रहे हैं। पहली बार सरकार को मेरे पास कुछ साथी आए, बोलते यार, बोलता है अब दूजी ढाकी कान बोलू, ठेकेदार ने बनना बोलो। हमने कहा क्या हुआ? बोलते क्या नहीं हुआ, बोलते जो था, बोलते अपनी पूंजी थी वो भी लगा दी, और उसके बाद जब से हमने जो काम किए हैं 1 पैसा नहीं मिल पा रहा है। और हैरानी की बात तो ये है, अब आज मैं यहां पर जंजैहली में इस बात को क्या मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि पैसा उन ठेकेदारों को दिया जा रहा है। सेक्रेटरी फाइनेंस जो है शिमला में, वो पैसा जारी कर रहे हैं। उनके पास वो जो कौन सा नंबर होता है, वो क्या नंबर होता है, टोकन नंबर होता है कोई आपका पेमेंट का, जो ट्रेजरी से जो पैसा रिलीज होने का, तो टोकन नंबर, हाँ टोकन नंबर होता है ना। हमारे भी बेचारे ठेकेदारों की ऐसी तैसी हो गई, बेचारे क्या कर रहे हो। लेकिन हम एक बात करूं, वो टोकन नंबर उनको भेजना पड़ता है सेक्रेटरी फाइनेंस को, और सेक्रेटरी फाइनेंस वो टोकन नंबर के आधार पर फिर आगे जो है ये जारी करना है कि नहीं करना है, और कोई काम नहीं रह गया। और यहां तो ये स्थिति हो गई जंजैहली के हमारे वहां पर सराज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ठेकेदार कुछ ऐसे बन गए, वो ये कहते हैं हमारे लोगों ने जिन्होंने काम किए हैं, जिनकी बेचारों की पेमेंट फंसी हुई है, पेमेंट नहीं हो पाई है, उनको बोल रहे हैं आपकी पेमेंट हम करा देते हैं, लेकिन पेमेंट करने के साथ साथ आपका हिसाब किताब हमको करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। कुछ बोल रहे हैं पार्टी को ज्वाइन करो, कुछ बोल रहे हैं पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है तो भी पैसे लगेंगे। ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, लेकिन अब ये हो रहा है। कब हो रहा है? जब सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। ये हालात है। हमें कहा जाता, तो हमारे लोगों को कहा जाता कि जयराम ने ठेकेदार बना रहे, जयराम ने ठेकेदार बनाए तो आज सराज विधानसभा क्षेत्र के नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश की लोगों का पीठ का बोझ उतार करके फेंका, सड़कें बनी, पुल बने, बहुत सारे विकास के काम। लेकिन आज हालात क्या हैं? आज तो आप मिट्टी नहीं उठा पा रहे 2.5 साल से, जो मलबा पड़ा हुआ है उसको उठाने की स्थिति में नहीं आप लोग। और इसलिए कांग्रेस के ठेकेदारों ने भी कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, हम भी प्रदर्शन करेंगे। ऊना में कांग्रेस के ठेकेदार उसमें ज्यादा थे। कितना है? 9 लाख बजट है जंजैहली डिवीजन का। इससे ज्यादा मेरे एक पंचायत का बजट हुआ करता था, एक वार्ड का बजट हुआ करता था। और अभी हैरानी की बात है कि 31 मार्च आए, सब लगे मेरे को फोन करने की, 31 मार्च को थोड़ा करना, थोड़ा कर देना, थोड़ा मेरी पेमेंट है, मेरी भी पेमेंट है। हमने कहा भी कोशिश करेंगे, बात करते हैं। और ऊपर से क्या कर दिया, एक बार तो एलओसी जारी कर दी, लेकिन रिलीज करने से पहले वो विड्रॉ कर ली, वापस कर लिए। ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में ऐसा हुआ कि ट्रेजरी में पैसा भेजने के बाद वो ट्रेजरी का पैसा वापस ले लिया सरकार ने, पैसा बंद कर दिया। अरे कॉन्ट्रैक्टर की तो बात छोड़िए, ठेकेदार की बात छोड़िए, यहां विधायक की स्थिति देखिए आप। ऐच्छिक निधि मिलती है और ऐच्छिक निधि में से मैंने चिट्ठियां जारी कर दी, किसी गरीब आदमी का घर जल गया, हमने 20,000 रुपए उसको मदद के रूप में भेजा। किसी आदमी का कोई आदमी बीमार हो गया, उसके लिए 15,000 रुपए भेजा। चिट्ठियां जारी कर दी, लेकिन चिट्ठियां जारी करने के बाद मालूम पड़ा कि जो चिट्ठियां जो जारी की तो मेरे पास आए कि चिट्ठी तो आई लेकिन पैसा नहीं आया।
मैंने कहा ये पैसा तो आपको पहुंच गया होगा, खाते में चेक करो। बोलते चेक कर लिया, नहीं आया बोलते। मैंने विधानसभा में अंदर उठाया, 4,71,000 रुपए मेरा जो ऐच्छिक निधि का पैसा जो है रिलीज ही नहीं किया था, क्योंकि उसमें इन्हें ट्रेजरी में रोक लगाई थी। जब मामला विधानसभा के अंदर उठा तब जाकर के सरकार को दबाव में वो पैसा रिलीज करना पड़ा, जिनको हम चिट्ठियां सैंक्शन करके भेज गए थे। अरे ऐच्छिक निधि तो वो निधि होती है जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें विधायक जिसको लिखता है 5,000, 10,000, 15,000 जिसको लिखता है उस आदमी को वो पैसा मिलता है। उस पर भी आपने इस प्रकार से कर दिया। आप ये हालात हैं आज। आप यहां पर योजनाओं की बात कर रहे हैं, संस्थानों की बात कर रहे हैं। आज योजनाओं की बात क्या करनी है, संस्थानों की बात क्या करनी। अभी मैं चंबा गया, 4 दिन चंबा था मैं। जिस दिन मैं चंबा जा रहा था, अखबार में खबर आई, एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने उसको सामान की लिस्ट दी। उसका बेटा केमिस्ट के पास गया, केमिस्ट के पास जब उसने पूछा बिल कितना बनेगा, उसने कहा कि 14,500 बनेगा। उधर मां को हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए, बेटे के पास पैसा नहीं था। उसने ऐसे हालात में यही एक चीज की कि भाई मेरे मां के कुछ जेवर है, ये जेवर आप रख लीजिए, लेकिन मां का इलाज करना ये मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसलिए मेरे को दवाई दे दीजिए, जेवर रख लीजिए। लेकिन मैं उस दुकानदार का जो केमिस्ट है उसका धन्यवाद करना, उसने कहा कि जेवर नहीं लूंगा मैं, जेवर रख लीजिए, लेकिन आप पैसे का इंतजाम, जितना पैसा आपके पास है उस आदमी के पास, उसने दिन भर के लिए खर्चे का जो है 200-300 रुपए जो है खाने का पैसा जेब में रख लिया। 6,000 रुपए था, वो 6,000 रुपए उसने वहां पर जमा कर दिया। ऐसे हालात हिमाचल प्रदेश में। हिमकेयर का कार्ड बना हुआ। जब हम वहां पर उस पेशेंट से मिलने गए, उस महिला से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए ऑपरेशन के बाद, जिस दिन ऑपरेशन हो गया था उसका, हमने पूछा, 1 साल से बीमार थी, एक बार नहीं 6 बार वो हॉस्पिटल में आ चुकी थी। पैसा नहीं होने के कारण ऑपरेशन करने के हालात में नहीं थी, परिस्थिति में नहीं थी। और आखिरकार जब पीड़ा इतनी ज्यादा हो गई, दर्द इतना ज्यादा हो गया, ऑपरेशन करने के लिए उसने कहा कि अब तो जीने मरने का सवाल है। उस हालात में उसका ऑपरेशन वहां पर हुआ। और जब डॉक्टर को कहा कि हिमकेयर का कार्ड ये बना है, तो कहा कि इस कार्ड को आप रख लीजिए, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से अब पैसा नहीं मिलता है, इससे इलाज नहीं होता है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ करता था इलाज, अब ना पैसा है और ना ही आपको दवाई मिल सकती है। अगर इलाज करना है तो आपको हॉस्पिटल से, आपको जो है ये सारी चीजें जो है प्राइवेट दुकान से खरीद करके लानी पड़ेंगी। जब मैं हॉस्पिटल गया तो कोई 15 पेशेंट उस वार्ड में हिमकेयर का कार्ड लेकर के आए। हमारे पास भी हिमकेयर का कार्ड है, हमारे पास भी है, लेकिन सारा का सारा इलाज का पैसा हम जो है अपने आप खर्च करके कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसा देने के लिए मना कर रहे हैं। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के। ये हम सुना करते थे कभी किसी दौर में कि जमीन गिरवी रख दी इलाज के लिए, जेवर गिरवी रख लिया। आज की तारीख में मैं समझता हूं ये लानत है वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर। इतनी निर्दयी और संवेदनहीन सरकार हिमाचल प्रदेश में बन गई है, गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया। ये तो एक घटना है जो आ गई है, नजर में आ गई, लेकिन ऐसी कितनी घटनाएं। एक बेटी बिलासपुर की, उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे, कैंसर हो गया था, एक साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत खतरे में इनकी जिंदगी है, इनको एक इंजेक्शन लगेगा, उससे थोड़ा और वक्त इनको, उससे थोड़ा दवाई कंट्रोल, बीमारी कंट्रोल में आएगी। और वो इंजेक्शन लाने के लिए जब उनने कहा कि हम हिमकेयर के अंतर्गत इसका इलाज करिए, उनने कहा ये हिमकेयर के अंतर्गत नहीं हो सकता है, हमारे पास नहीं है पैसे, बाजार से लाना पड़ेगा इंजेक्शन। जब तक के लिए वो बेटी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के पैसे का इंतजाम करते, क्योंकि 50,000 से ज्यादा रुपए का वो इंजेक्शन था, जब तक के लिए इंजेक्शन लाया तब तक के लिए उनके पिता इस दुनिया से चले गए। और उस बेटी ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा सुनाई और सरकार की ओर से दबाव डाला गया।
अखबारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर कि वो खबर कौन चला रहा है, हम एफआईआर दर्ज कर देंगे, हमने आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उस बेटी ने कहा कि मैंने कहा है अगर कार्रवाई करनी है तो मेरे ऊपर करिए, जो भी करना करिए। मेरे पिताजी तो चले गए, लेकिन किसी और के पिता इस तरह से न जाएं, इसलिए मैंने अखबार में, इसलिए मैंने मीडिया में अपनी बात कही है। मेरे जैसी कितनी बेटियां ऐसी होंगी जो हालात के दौर में से गुजर करके चले गई, लेकिन अपनी बात नहीं कह पाई। ये हालात हिमाचल प्रदेश में हैं। नेशनल हेराल्ड के लिए 2 करोड़ रुपए देने के लिए है, सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक पेशी का 2 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया। उनके लिए पैसा है, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैसा नहीं। कानून व्यवस्था के हालात आप देख रहे हैं, क्या हालात बन गए। हम सुबह से खबर पड़ी है कि मंडी के डीसी ऑफिस में मेल आई है, उस मेल के अंतर्गत कहा गया है कि डीसी ऑफिस और एसपी का ऑफिस बम से उड़ा दिया जाएगा, और खाली कर दिया है। सुबह से डीसी का ऑफिस और एसपी का ऑफिस खाली कर दिया है। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज के हालात में हम कहां जा रहे हैं, क्या हालात बन गए। एक चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विमल नेगी, उसकी वो गुम हो जाते हैं, 10 दिन के बाद उनकी लाश मिलती है। उनकी पत्नी सड़क पर धरने पर बैठ जाती है लाश लेकर के, और कहती है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि सीबीआई की जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जांच होगी तो एक नहीं अनेक मामले उसमें निकलेंगे। उस मामले को अनावश्यक रूप से दबाया जा रहा है, और सही मायने में बिमल नेगी की मृत्यु की वजह उसके परिवार के लोग और बाकी लोग, उनके दफ्तर के लोग ये बोलते हैं कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत अत्यधिक दबाव था, और वो तनाव में थे, और दबाव में तब थे और तनाव में तब थे जब उनके ऊपर लगातार गलत काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। ये हालात आपको बताऊं कि सचमुच में चिंता करने वाले हम सब लोगों के लिए। आज हालात ये बन गए कि पूरा विधायक के घर में गोली चलती है, वो घायल हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का पूरा विधायक, उनका पीएसओ घायल हो जाता है, और उसके बाद हमें कहा जाता है कि जयराम ठाकुर बोलता है। हम तो बोलेगी, ऐसे हालात पैदा कर दिए। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो भाई और बहनों, मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, जो हमको तबाह करते जा रही है वो ये जो नशे का प्रचलन। क्योंकि पुलिस को जिस काम में लगाना था उस काम में नहीं लगा करके पुलिस लगी हुई है समोसे की जांच करने के लिए, मुर्गे किसने मारा किसने खाया उसकी जांच करने के लिए। जो काम पुलिस के जिम्मे होना चाहिए तो वो काम नहीं है। और आज आपको बताऊं सुदूर गांव में, दूर दराज के इलाके में जो है वो चिट्टे जैसा वो नशा जो है वो पहुंचने लगा, जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। हम ना बहुत जल्दी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो कार्यक्रम का आयोजन शायद संभवतः हम चुनाव करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय जी भी आएंगे, और सिर्फ एक विषय को लेकर के, नशे के मामले को लेकर के करने जा रहे हैं। ये नशे को ना कहना, जिंदगी को हाँ कहना, ये अपनी जिम्मेवारी बन गई है, किसी और के ऊपर नहीं, अपने से शुरू करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सरकार बदलने के लिए, सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाने का ही जिम्मा नहीं है। हमारा जिम्मा सामाजिक दृष्टि से भी यहाँ इस समाज को बचाना, देवभूमि के अस्तित्व को बचाना, यहाँ की संस्कृति को बचाना, यहाँ की जिंदगी को बचाना, ये भी बहुत आवश्यक है। इसलिए एक मुद्दे नहीं, अनेकों मुद्दों पर हमारी सरकार बनी तो हमारी तुलना करते थे, कुछ लोग करते थे कि वीरभद्र सिंह जी ऐसा करते थे। वो लंबे समय से लंबा अनुभव, राजनीतिक बड़े नेता थे वो। हमारा भी उनके प्रति सम्मान रहा हमेशा, जब तक रहे वो। विचार अपना अपना था, लड़ते थे, किसी बात को लेकर के मुद्दों की लड़ाई होती थी। लेकिन आज मैं इस बात को देख रहा हूं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की है। आज लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के ही लोग बोल रहे हैं
कि इससे तो पिछली भाजपा की सरकार अच्छी थी। आज कंपैरिजन हो रहा है। और यहां सुक्खू जी जाकर के 15 अप्रैल का एक कार्यक्रम जाकर के स्पीति में किया। वहां उनको पता था कि थोड़ी सी महिलाएं हैं। मैं पिछली बार स्पीति में किया था, काजा में जाकर के वहां घोषणा की कि 1500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। आए है नहीं। और दूसरी बार, अब की बार कहां ढूंढा? पांगी, जहां पर कुल आबादी महिलाओं की जो 18 से 60 साल की महिलाओं की नहीं, कुल आबादी जो महिलाओं की जो है वो जो कैटेगरी आती, तो वो भी 2000 के करीब बनती है। और वहां पर कल कहा कि 3 किस्तें एक साथ दूंगा, बोलते हैं 1500 रुपए आपके खाते में। अरे आपने तो वादा तो पूरे हिमाचल की महिलाओं के साथ किया था। आपने तो सराज की महिलाओं के लिए भी बोला था। वो महिला इंतजार कर रही है हमारी यहां पर बैठ करके कि 1500 रुपए आए नहीं हमारे। पूरा हिमाचल इस बात को लेकर के पूछ रहा है कि आपने वादा किया था 23 लाख से ज्यादा वो महिलाएं हिमाचल प्रदेश में जो बनती हैं 18 से 60 साल की महिलाएं, आपकी गारंटी उन महिलाओं के लिए थी, ना कि सिर्फ कुछ इलाके की महिलाओं के लिए थी, ना कि पात्रता उन लोगों के लिए जो बनाई गई है वो आपने वादा किया था। आपने कहा था सबके लिए। कैबिनेट की पहली बैठक, आज बोल रहे हैं कि हमने कहां कहा था। विधानसभा के अंदर सुक्खू कहने लगे कि हमने कब बोला था कि हम दे देंगे, पहले हम तो 5 साल के लिए चुन गए। हमने कहा आप याद करिए, ये आपका घोषणा पत्र है जिसमें आपने ये कहा है, और ये आपका भाषण है। भाषण ही सुना दिया लोगों ने। कहा कि आपने, मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस के केंद्र के नेता में एक ही बात कही थी, कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाए। अब आप अंदाजा लगाइए क्या हालात इस तरह से बने हुए। अब चाहे वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, कभी पांगी जाते हैं, कभी स्पीति जाते हैं। अरे आपको इन प्रदेश की महिलाओं का सामना करना ही पड़ेगा। जब चुनाव होगा तो आप बच करके नहीं जा सकते। आपको जो है आपकी पार्टी को और आपकी पार्टी के साथ आपको, जैसे केजरीवाल को घर बिठा दिया, ऐसे हालात आपके साथ ये महिलाएं करेंगी हिमाचल प्रदेश। सुक्खू भाई 10 गारंटी आपके थे भाई। सुक्खू भाई 10 गारंटी आपके थे भाई। अब आप हिमाचल प्रदेश में हालात क्या हालात देख रहे हैं। और इन हालात में अब तो ये स्थिति बन गई है कि कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं कि जो करना है समेट लो, अपना अपना जिस तरह से समेट सकते हो, जहां से जैसे जैसे कर सकते हो। सरकार नाम का तो कोई ना चीज आज की तारीख में, जब चुनाव होंगे तो बचेगा कुछ नहीं बोलते। लेकिन हमारा जिम्मा है, जनहित के जो फैसले सरकार लेती तो हम विचार करते हैं, लेकिन जब जन विरोधी फैसले करेंगे तो हम सरकार के खिलाफ आवाज तो रखेंगे, बुलंद आवाज को रखेंगे, चाहे विधानसभा के अंदर की बात है, चाहे विधानसभा के बाहर की बात है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यही कहना चाहता हूं कि वक्त निकल गया जो उनका था, वक्त शुरू हो गया है जो अब हमारा है। ये सरकार जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी, अपने कर्मों से जाएगी। 2.5 साल बाद जाए, चाहे कल सुबह जाएगी तो निश्चित रूप से कोई दुनिया की ताकत नहीं रुक सकती है। एक के बाद एक टैक्स लगा करके किस तरह से गरीब आदमी की कमर तोड़ती। एक सीमेंट के बैग पे 150 रुपए का फर्क आ गया 2 साल के कार्यकाल में। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, और अब बसों पर तो ये स्थिति पैदा कर दे कि अगर कदम रखेंगे तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब हॉस्पिटल में आने वाले समय में पर्ची का पैसा, और मंत्री ने क्या कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने, कि पर्ची का पैसा इसलिए 10 रुपए हम लेने का विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी लगेगा, बोलते ये करना पड़ेगा क्योंकि जो पर्ची बनती है वो मुफ्त में बनती है। मुफ्त में दी हुई चीज को कोई संभाल करके नहीं रखता है। जब 10 रुपए खर्च होंगे तो आदमी जो है उस पर्ची को संभाल करके रखेगा। आप अंदाजा लगाइए। धन्यवाद मेरे भाई।
ये हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं आने वाले समय में हॉस्पिटल में टेस्ट जो होंगे उसके टैक्स लगे, उस पर पैसा लगेगा। बस पर सामान लेते हैं उसका टिकट अलग से होने लग पड़ा। टॉयलेट टैक्स तक नौबत आ गई। तो इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा जिम्मा है, किसी और का जिम्मा नहीं है। ये हमको ही जो है जिम्मा सौंपा है हिमाचल प्रदेश की जनता ने। और आज लोग याद कर रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं कि बहुत अच्छी हिमकेयर की योजना हुआ करती थी जिससे गरीब आदमी की जिंदगी बचती थी, जिससे गरीब आदमी की पीड़ा को दूर किया जाता था। बहुत अच्छी योजना थी शगुन योजना, जिस योजना से गरीब बेटी के लिए शादी के दिन उसको आशीर्वाद मिलता था। बहुत अच्छी योजना थी सहारा योजना थी, जब गरीब आदमी का, उस बेबस आदमी का इलाज जो है, इलाज के लिए तो नहीं भले चाहे, लेकिन उसके लिए घर के सारी व्यवस्था का संचालन करने के लिए उससे 3,000 रुपये खाते में आता तो उसको बहुत बड़ी मदद मिलती थी। आज लोग याद कर रहे हैं, आज लोग याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से याद करने का अभिप्राय ये है कि सरकार भाजपा की बनेगी, आज नहीं तो कल, जब मर्जी चुनाव होगा तो 10 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नहीं आने वाली है। इस बात को आप मानते हैं। लेकिन हमारा काम अब ये है, जो असली काम है, कि हम अब जो है बोलना शुरू करें, चौक चौराहे पर बोलना शुरू करें। कांग्रेसी आया और आते ही, शक्ल देखते ही उसकी जो है ठीक तरह से सेवा करना शुरू कर दी। ये जिम्मा हमारे ऊपर है। हम हैरान होते हैं इस बात को लेकर के, कुछ कांग्रेस के नेता यहां घूम रहे हैं, बहुत बातें कहते हैं। मैं भी गया, गाड़ाक्षेणी गया, गाड़ाक्षेणी के घाट में गया, घाट में जाकर के हमने कहा कि ये सड़कें हमने की है, हमने ये विकास के कार्य जो आप लोगों ने बोले थे ये सारे किए हैं, पुल का निर्माण किया, सारी चीजों का जिक्र जब वहां पर हो रहा था तो एक कांग्रेसी नेता ने सोशल मीडिया ने डाला कि मुझे बोलते, मैं सोचूं कि मैंने भी बहुत कुछ किया है, आपको याद दिला दूं कि मैंने भी घाट वालों के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे मालूम नहीं क्या किया है। तो हमने घाट वालों को पूछा कि आप लोग बताओ से क्या, बोलते कुछ नहीं किया है, बोलते हैं पता नहीं क्या है, यहां किस तरह की होड़ मची हुई है और जिस तरह की व्यवस्थाओं का जो है वो यहां पर जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हम इस बात को भी देख रहे हैं, कुछ अधिकारी सीमाएं लांघ रहे हैं। यहां पर नशे के खिलाफ एक दिन एक वर्कशॉप होती है, और वो वर्कशॉप कहां होती है? कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर होती है, और जिसमें पंचायत के प्रधानों को भी बुलाया गया था, बीडीसी के मेंबर को बुलाया गया था। कायदे से नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना था। कुछ हमारे साथियों ने हमसे फोन पर बात की, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर के हम सरकारी बैठक का हिस्सा बने, ये नहीं संभव हो सकता है। अगर अंबेडकर भवन में यहां पर बैठक करते हम जाते, यहां कार्यक्रम करते हम जाते। लेकिन जब बात कही हमने तो छुपाने लगे वो कर्मचारी, कुछ अधिकारी, कि नहीं हमने तो कांग्रेस के दफ्तर में नहीं, हमने तो अंबेडकर भवन में की है। कहां की वो बैठक? यहां पर बैठे हैं बहुत सारे लोग, नीचे की कांग्रेस के दफ्तर में की। और मैं अधिकारियों को ये जरूर कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के दफ्तर में जाना बंद कर दो, नहीं तो आने वाले समय में आप लोगों का अपने दफ्तर जाना बंद हो जाएगा। ये होकर के रहेगा। सीधे हैं, शरीफ हैं हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हम भी, लेकिन इतने भी सीधे नहीं है जितना तुम मान करके बैठ गए हो। इस बात को आप गलतफहमी तो दूर निकालें। मैंने विधानसभा के अंदर भी अब की बार कहा कि जब झूठे आंकड़े अधिकारी पेश करने लग पड़े, जब झूठ बोलने लगे, मुख्यमंत्री तो बेशर्मी के साथ झूठ बोलते, आदत पड़ी है। और पूरी दुनिया जानती है केजरीवाल के बाद अगर कोई दूसरा आदमी उसी तरह से कोई झूठ बोलता है तो नाम पूरे ही देश भर में एक नाम है, जिनका नाम सुक्खू। झूठ बोलना। और मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल का जो हश्र हुआ है, कहीं ये ऐसा हश्र आपका ना हो जाए, क्योंकि झूठ बोलने के लिए आप सोचते हैं कि थोड़ी वक्त के लिए आपको राहत मिल जाती है। आप झूठ बोलते हैं कि वो खबर भी अखबार में लग जाती है,
क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह क्या, अखबार वालों को छापना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद पूरे प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है, जब आप झूठ बोल रहे हैं वो उस बात को लेकर के जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोल रहे। इसलिए झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के नेता भी थोड़ा अपने इसमें रहे, अपनी इसमें खालड़ी में रहे। हाँ, ये खालड़ी का बड़ा जो है बहुत भी प्रचलन पहले भी हुआ है। सारी सीमाएं वो लांघ रहे हैं, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आपको बताऊं मैं, सिर्फ एक ही काम रह गया, प्रदेश का जो होना वो उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना कुछ हो जाए, इधर को हो जाए उधर हो जाए, उस सारी चीज के लिए जुगाड़ में कांग्रेस के नेता लगे हैं। और कांग्रेस के नेता के साथ कुछ अधिकारी उन सारी चीजों को जो भ्रष्टाचार का जो है अंजाम दे रहे हैं, एक एक जो है एक एक के बारे में जो है सूची बन रही है, सूचीबद्ध हो रहे हैं। और हमने ये जिम्मा लगाया हुआ है और निश्चित रूप से वक्त आएगा तो सूची जो है सार्वजनिक भी कर दी जाएगी, ये भी बता दिया जाएगा कौन करता है। मैं इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि अब काम आपके जिम्मे है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। उसके लिए जो परिश्रम, जो मेहनत करने की आवश्यकता है, उसके लिए आप सब लोग एकजुट होकर के तीनों मंडल जो है इकट्ठा होकर के काम करेंगे। और सराज विधानसभा क्षेत्र में तो जीत का लक्ष्य हमारा बड़ा होगा ही होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें कभी नहीं आई होंगी। ये हालात आने वाले समय में चुनाव में कांग्रेस पार्टी के होने वाले हैं और उसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता रहेगी।